हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। +2 बिजनेस स्टडीज में हम 7th यूनिट कर रहे हैं डायरेक्टिंग की, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है जो मोटिवेशन। पिछले वीडियो में हमने इसका मीनिंग किया था, फीचर्स किए थे और मोटिवेशन प्रोसेस किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम इसका एक नया टॉपिक करेंगे, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो आज हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज से अगर हमें काम लेना है तो ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपना काम प्रॉपर वे से करें और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को भी वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, आउटपुट हमारी अच्छी हो, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मोटिवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस लेवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मोटिवेशन हमारे लिए हेल्पफुल होता है। मोटिवेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज की एफिशिएंसी के ऊपर जो है उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग रिसोर्सेज हैं हमारे, वो कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं, कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं। जितना अच्छा वो काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है दो बातों पर। एक तो उनकी एबिलिटी के ऊपर कि वो उस काम को करने के लायक भी है या नहीं जो काम उनको दिया गया है। तो ये बात तो हम जब उनको अपॉइंट करते हैं तभी देख लेते हैं उनकी एबिलिटी को, जो उनकी एजुकेशन है उसको तभी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एजुकेशन भी उनकी देखी जाती है कि वो उस काम के कैपेबल है या नहीं। तो जब हमने उनकी अपॉइंट की है तो इसका मतलब उनमें काम करने की एबिलिटी तो है, तो वो काम तो कर सकते हैं। अब काम करेंगे या नहीं करेंगे तो ये बात डिपेंड करती है उनकी विलिंगनेस टू डू वर्क, कि वो काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते। काम करना तो उनको आता है, वो काम करने के कैपेबल तो है। अब उनकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है उनके काम करने की इच्छा के ऊपर कि वो काम करना चाहेंगे तो वो एफिशिएंसी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर काम करना नहीं चाहेंगे तो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो अब वो उनकी जो काम करने की इच्छा है, विलिंगनेस है, वो डिपेंड करती है मोटिवेशन के ऊपर। तो जो पर्सन है उनको अगर वो काम करने को तैयार नहीं है, मन लगाकर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से तैयार किया जाए, तो उसके लिए मोटिवेशन हमारे लिए हेल्पफुल होता है। मोटिवेशन के थ्रू हम हमारे एम्प्लॉयज में विलिंगनेस ला सकते हैं, उनको काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं, और जब वो मन लगाकर दिल से काम करेंगे, मोटिवेटेड होंगे तो दिल से काम करेंगे, और दिल से काम करेंगे तो परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन हेल्पफुल होता है। तो दूसरी बात इसकी इम्पोर्टेंस में आती है, हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है, या वो काम करने में रुचि नहीं लेते हैं, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, इंडिफरेंस रहते हैं, कि वो सोचते हैं कि अगर वो बढ़िया भी काम करेंगे तो उससे उनको क्या फायदा होगा, और इसीलिए वो काम करने को तैयार नहीं होते हैं। तो मोटिवेशन के थ्रू हम ऐसे लोगों का एटीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। मोटिवेशन के थ्रू हम उनको बता सकते हैं
कि अगर वो काम करेंगे, कोई अच्छा काम करता है एम्प्लॉय, तो हम उसको रिवार्ड दे सकते हैं, उसको हम बोनस दे सकते हैं, उसकी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी पोस्ट को हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी ये सोच कि काम हम कैसा भी करें, अच्छा करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, हम उनकी इस सोच को बदल सकते हैं। मोटिवेशन के थ्रू हम उनको और अच्छा काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मोटिवेशन जो एम्प्लॉयज का नेगेटिव एटीट्यूड है उसको चेंज करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है रिडक्शन इन एम्प्लॉयज टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं टर्नओवर। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज अगर बार बार छोड़कर जाते हैं इंस्टीट्यूशन में, तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है, क्योंकि एक तो हमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने पर, और दूसरा जो है उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अब एम्प्लॉयज छोड़कर क्यों जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? जब उनको लगता है कि वहां पर उनको कोई अलग से बेनिफिट नहीं हो रहा है, सभी बराबर हैं, उनको उनकी जो एक्सपीरियंस है या उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको एक अलग से इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं। तो मोटिवेशन के थ्रू हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं। टाइम टू टाइम उनको कुछ अलग से हम देकर मॉनेटरी बेनिफिट्स या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं। इस तरह से एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने की जो रेट है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज हेल्प टू रिड्यूस अब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है ज्यादा अब्सेंट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, छुट्टियां ज्यादा ले लेते हैं, काम पर नहीं आते हैं, तो इससे भी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। मोटिवेशन के थ्रू हम एम्प्लॉयज की जो अब्सेंटी रेट है उसको कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। मोटिवेशन के थ्रू हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर वो डेली आएंगे, अच्छा काम करेंगे एम्प्लॉयज, तो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, उनको बोनस ज्यादा मिलेगा, उनकी जो है हम प्रशंसा कर सकते हैं। जो डेली एम्प्लॉयज आते हैं उनका नाम हम नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से अब्सेंटी रेट को कम करने में भी मोटिवेशन हेल्पफुल हो सकता है। तो लास्ट इसकी इम्पोर्टेंस आती है रिडक्शन इन रेसिस्टेंस टू द चेंज, परिवर्तन के विरोध में कमी। कई बार क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज करना चाहते हैं और एम्प्लॉयज उसका विरोध करते हैं, वो उस चेंज को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में हम एम्प्लॉयज से बातचीत करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो चेंज जो है उनके लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि उनके बेनिफिट में ही है, और इस तरह से उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं। तो मोटिवेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, मेनली उनकी जो टर्नओवर रेट है ऑर्गेनाइजेशन में उसको कम करने में या एब्सेंटी रेट को कम करने में हेल्पफुल होता है। तो अब हम इसमें करेंगे मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि अब्राहम मास्लो ने दी थी 1943 में। तो इसमें सबसे पहले कुछ अजम्पशंस है, कुछ बातों को वो मानकर चलते हैं कि ये बातें होंगी तभी ये थ्योरी जो है ट्रू प्रूव होगी। तो वो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात आती है कि जो लोगों का बिहेवियर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स हर एक पर्सन जो भी काम कर रहा है वो किसी ना किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, तो उनका काम जो है, उनका बिहेवियर जो है उनकी नीड्स से अफेक्टेड है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही होता है। दूसरी बात, जो लोग हैं, कोई भी पर्सन है, उनकी बहुत सारी नीड होती है, जरूरतें जो हैं हर एक पर्सन की एक नहीं होती हैं, बल्कि हर एक पर्सन की बहुत सारी जरूरतें होती हैं और उनको हम प्रायोरिटी में रख सकते हैं। मीन्स कि कौन सी जरूरत को हमें पहले पूरा करना है और कौन सी जरूरत को हमें बाद में पूरा करना है, हम उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं।
तीसरी बात जो उसने मानी थी वो थी मोटिवेशन एंड्स विद सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। मीन्स अगर किसी पर्सन की एक नीड है, उसको पूरा करने के लिए वो काम कर रहा है, जब वो नीड पूरी हो जाएगी तो वो जो मोटिवेशन है उसके लिए वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक नीड पूरी होने के बाद वो दूसरी नीड को पूरा करना चाहेगा, तो उसके लिए उसको अलग से मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। People move to next higher need only when the lower level needs are satisfied. मीन्स जो नीड है उनको हमने हायरार्की में रखा था, प्रायोरिटी उनकी हमने दी थी। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहता है मास्लो कि किसी भी पर्सन की जब पहले एक नीचे लेवल की नीड पूरी हो जाती है, एक नीड पूरी हो जाती है, तभी वो उससे ऊपर की जरूरत के बारे में सोचता है। वो एक साथ जो है अपनी सभी नीड्स को पूरा नहीं करना चाहता। मास्लो के अकॉर्डिंग पहले वो अपनी लोअर लेवल की नीड्स को पूरा करता है, जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हायर लेवल की नीड के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर मास्लो ने ये माना है कि किसी भी पर्सन की बहुत सारी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, और उनको हम प्रायोरिटी के ऑर्डर में रख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मास्लो ने एक लैडर पिरामिड जो है वो तैयार किया था, जिसको हम कहते हैं मास्लोज नीड हायरार्की। तो इसमें उसने माना है कि किसी भी पर्सन की काफ़ी सारी नीड हो सकती हैं और उनको हम एक डेफिनेट सीरियल ऑर्डर में रख सकते हैं। तो उसने किसी भी पर्सन की नीड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले लेवल पर उसने रखी थी फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं। बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी पर्सन की, फूड की हो सकती है, खाने की, मकान के लिए, रहने के लिए मकान की, या पहनने के लिए कपड़े की। तो मास्लो ये मानता है कि किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। सबसे पहले वो चाहता है कि उसके खाने की, रहने की और पहनने के लिए कपड़े की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, और वो उसी के लिए ही काम करता है। जब उसकी ये नीड पूरी हो जाएगी तो फिर वो दूसरी नीड के हायर लेवल की, जो उसकी दूसरी लेवल की नीड है उसके बारे में सोचता है। वो जो दूसरी उसकी लेवल की नीड है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड। वो चाहता है कि वो सुरक्षित रहे और सिक्योरिटी चाहता है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर हम उसकी सेफ्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फिजिकल सेफ्टी चाहता है वो, और दूसरा चाहता है इकोनॉमिक सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी में वो चाहता है कि पर्सन खुद और उसकी जो फैमिली है वो दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट है, कोई भी बीमारी है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो एकदम से आ जाती है उससे वो सेफ रहे। दूसरे हैं इकोनॉमिक नीड्स। इकोनॉमिक नीड्स में वो चाहता है कि उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सुरक्षित रहे, मीन्स उसकी नौकरी या काम जो है वो बना रहे, और जब वो बूढ़ा हो तब भी उसको जो है सुरक्षित रहे वो, मीन्स तब भी उसको इनकम होती रहे, इकोनॉमिकली जो है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए लोग जो है पेंशन को प्रेफर करते हैं। तो ये दूसरे लेवल की नीड है। जब उसको ये लगेगा कि मैं सुरक्षित हूँ फिजिकली भी और इकोनॉमिकली भी, तो फिर वो तीसरी नीड पर जाता है, मीन्स इसको पूरा करने की सोचता है। तो ये तीसरे टाइप की नीड है उसकी एफिलिएशन और सोशल नीड्स। अब आपको पता है कि मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, वो एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। तो इसीलिए उसकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं। वो सामाजिक लोगों से संबंध बनाना चाहता है कि समाज में उसके अच्छे रिलेशन हो, उसके जो है दोस्त हो, उनसे उसके अच्छे संबंध बने रहे, दूसरों की जो है उसकी भावनाओं को समझे। तो समाज के लोगों से जो वो अच्छे संबंध बनाना चाहता है तो उसकी तीसरे लेवल पर आती है। जब उसको लगता है कि उसके सोशल रिलेशन भी अच्छे हैं, उसकी ये नीड भी पूरी हो गई है, तो मास्लो के अकॉर्डिंग वो मानता है कि फिर वो चौथी नीड पर जाता है, जो कि उसकी है एस्टीम नीड्स या सम्मान की आवश्यकताएं। मास्लो कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पहचान होनी चाहिए समाज में,
उसका जो है कोई ऐसा पद होना चाहिए जो कि इज्जतदार पद हो। तो जब यहाँ पर उस पर्सन की पैसे की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, अब उसको पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो सम्मान की आवश्यकता उसकी काम करती है, जो कि पद हो सकता है, ऊंचा पद जो है व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, तो इससे उसको पहचान मिलती है समाज में, तो इस आवश्यकता पर वो ध्यान देता है। इसके बाद लास्ट आती है इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब उसकी एस्टीम नीड भी पूरी हो जाती है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की प्राप्ति के लिए ही काम करता है। जब उसकी चारों नीड पूरी हो जाएंगी तो ये उसको मोटिवेट नहीं करेंगी, वो केवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ही काम करेगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हर एक व्यक्ति की कुछ दबी हुई इच्छाएं होती हैं जिनको वो अभी तक पूरा नहीं कर पाया है, तो वो उनको पूरा करना चाहता है और उन्हीं से वो मोटिवेटेड होता है। तो मास्लो की जो हमने थ्योरी की है, यहाँ पर उसने कहा है कि हर एक व्यक्ति की काफ़ी सारी नीड होती है और उनको हम एक डेफिनेट सीरियल ऑर्डर में प्लेस रख सकते हैं। और ये देखा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्सन को हमने मोटिवेट करना है वो किस लेवल पर है। अगर वो फिजियोलॉजिकल नीड्स के लेवल पर अभी तक उसकी ये नीड ही पूरी नहीं हो पाई है, तो अगर हम उसको फूड देंगे, हाउस देंगे, क्लोथिंग देंगे तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर उसकी ये नीड पूरी हो चुकी है और वो सेकंड लेवल पर है तो हम उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे फिजिकली और इकोनॉमिकली, तो वो काम करने को तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों नीड भी पूरी हो चुकी है तो उसकी सोशल नीड को अगर हम सेटिस्फाई करने के लिए उसको मोटिव देंगे तो वो काम करने को तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो नीड के किस लेवल पर है, कौन सी आवश्यकता अब वो पूरा करना चाहते हैं, और अगर उसकी उस आवश्यकता को पूरा कर दिया जाए तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मोटिवेशन में मास्लो की नीड हायरार्की हेल्पफुल होती है ये देखने में कि कोई भी पर्सन नीड के किस लेवल पर है, और जिस लेवल पर वो है अगर उसकी उस तरह की नीड को पूरा किया जाए तो वो मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए। तो इस तरह से किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने में उसकी नीड का लेवल हमें देखना पड़ता है कि वो आवश्यकता के किस स्तर पर है। मास्लो की नीड हायरार्की मोटिवेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है, पर इसकी कुछ अपनी कमियां भी हैं जिसके कारण इसकी क्रिटिसिज्म की जाती है। तो सबसे पहली बात आती है कि मास्लो ने जो सीरियल ऑर्डर रखा है नीड्स का, जो उसने पहले कहा है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होंगी, उसके बाद जो है सेफ्टी नीड्स आएंगी, उसके बाद सोशल नीड्स होंगी, एस्टीम नीड्स होंगी। तो ये उसकी अपनी एक थिंकिंग है। जरूरी नहीं है कि जो नीड्स का जो सीरियल ऑर्डर है, हायरार्की है, यही होगी हर एक पर्सन के लिए। वो डिफरेंट हो सकती है, उसमें चेंजेज आ सकते हैं। एक ही पर्सन के लिए भी ये हायरार्की चेंज हो सकती है, तो इसके कारण इसकी क्रिटिसिज्म की जाती है। इसके अलावा दूसरी इसकी क्रिटिसिज्म की जाती है कि इसने कहा था कि हर एक पर्सन जो है पहले एक नीड को सेटिस्फाई करेगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो दूसरी नीड की तरफ जाता है, पर ऐसा नहीं है। एक टाइम पर एक पर्सन की केवल एक ही आवश्यकता नहीं होती है, उस एक टाइम पर जो है कई बार लोग एक से ज्यादा आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहते हैं। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मास्लो की नीड हायरार्की जो है वो एक्यूरेट नहीं बैठती है और इसकी क्रिटिसिज्म इस बेस पर भी की जाती है। पर फिर भी ये थ्योरी जो है कुछ हद तक ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हेल्पफुल हो सकती है। एम्प्लॉइज जो हैं वो क्या चाहते हैं इस चीज को समझने में हेल्प कर सकती है, और एक सुटेबल मोटिवेटर क्या होना चाहिए वो चूज करने में किसी भी पर्सन के लिए क्या मोटिवेटर यूज किया जाए मैनेजमेंट के लिए, ये थ्योरी हेल्पफुल हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हमने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की है, और साथ ही साथ जो है हमने मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस भी की है। तो अगर आप बाकी के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कुछ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। बाकी अगर वीडियोस को आपने देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं।